हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल मेक मैथ से जीवित संगीता। चलिए इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण का देखिए चैप्टर हमारा प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न पार्ट 1 में मैंने एक का बनाया था। मतलब जो भी प्रश्न था हमारा, जो भी सॉल्व करना था उसको मैंने क्लियर किया था। देखिए क्या प्रश्न था, पार्ट 1 था हमारा। तो जांच करनी थी कि द्विघात समीकरण है या नहीं, वो मैंने पूरा कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। तो इस पार्ट में यानी कि दूसरे पार्ट में हम द्विघात समीकरण का 4.1 का बचा हुआ जो प्रश्न है उसे हम लोग बनाएंगे। देखिए 2 नंबर में क्या है प्रश्न कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। किसमें व्यक्त करना है? द्विघात समीकरण के रूप में। हमें हल नहीं करना है, केवल समीकरण बना के देना है, हल नहीं करना है, हल छोड़ देना है। चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है ये जो नीचे की स्थितियाँ दी हुई हैं, नीचे के जो भी सिचुएशन दिए हुए हैं, उन्हें आप द्विघात समीकरण के फॉर्म में, उस रूप में व्यक्त कीजिए, उसमें ढाल दीजिए, द्विघात समीकरण के रूप में उसको दिखाइए। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न पढ़ते हैं। एक आयताकार, आयत तो आप लोग जानते होंगे, आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं, और आमने सामने की भुजा क्या होती है? समान होती है। तो आमने सामने की भुजा होती है, चारों भुजाएं समान हो जाएंगी तो वर्ग हो जाएगा। लेकिन ये एक आयताकार भूखंड यानी कि जमीन का एक टुकड़ा है, ठीक है, जमीन का एक टुकड़ा है। उसका क्षेत्रफल, एरिया, आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई ही होगा क्योंकि आयत है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ये समझिए कि एक जमीन का टुकड़ा है, वो आयत के जैसा है, उसका क्षेत्रफल दिया है। अब कह रहा है प्रश्न कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है। मतलब न लंबाई दिया है न चौड़ाई दिया है। कह रहा है कि जो चौड़ाई है ना उसका दोगुना कर दो, उसमें एक जोड़ दो, तब आ जाएगा उस क्षेत्र की लंबाई। तो चलिए हम लोग कुछ नहीं तो x मान लेते हैं। जब कुछ पता नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं? x मान लेते हैं। तो चलिए इसका हम हल करेंगे। हल जब करेंगे बच्चों तो हमारे पास क्षेत्रफल दिया गया है, ठीक है। तो हमारे पास जो दिया है वो पहले लिखेंगे। दिया है, दिया क्या है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल देखिए 528 मीटर स्क्वायर। तो आप सब जानते हैं बच्चों कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल ये हो गया, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है ना, आयत का क्षेत्रफल। इसका जो सूत्र होता है हमारा बहुत आसान होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग जान गए कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल हमारे पास दिया, ठीक है, क्षेत्रफल दिया है। तो अब हमें क्या मानना है? देखिए चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है। मतलब कि जगह हम चौड़ाई को मान लेंगे x, समझे। तो जब चौड़ाई को मान लेंगे x तो लंबाई क्या होगा? दुगुना, यानी 2 गुना x, ठीक है। 2 गुना x को लिख सकते हैं 2x, और उसमें एक जोड़ दो। समझ रहे बात को? यानी कि हमारे पास कुछ नहीं दिया, न लंबाई न चौड़ाई, बस चौड़ाई मान लें तो लंबाई क्या होगा? उसका ठीक दुगना में एक जोड़ दो, और वो भी क्या? मीटर में। तो अब देखिए, माना कि भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। हमको पता नहीं है तो मान लिए x मीटर। तो लंबाई क्या होगी? देखिए प्रश्न से ही, तो लंबाई क्या होगी? तो लंबाई क्या हो जाएगी हमारी? देखिए चौड़ाई के दुगुना, तो दुगुना तो आप सब जानते हैं, तो 2 से गुना कर दें, दुगुना हो जाएगा, उसमें एक जोड़ दो, यानी कि हो गया हमारे पास 2x + 1 मीटर। तो लंबाई चौड़ाई तो हमें सांकेतिक रूप में हमें मिल गया है, ओके। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल इतना है। तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, L × D, ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ विड्थ। चलिए ये हो गया हमारा L × B। अब करेंगे प्रश्न से। प्रश्न बोल रहा है कि क्षेत्रफल हमारा क्या है? 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। मेरे पास इतना ही दिया है और तो कुछ दिया नहीं है। तो अब सब जानते हैं ना कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528
मीटर स्क्वायर। ओके, तो देखिए बच्चों लंबाई हमारे पास क्या है 2x + 1, 2x + 1। अब गुणा क्या करेंगे चौड़ाई, चौड़ाई क्या हमारे पास देखिए हमारे पास तो कुछ नहीं था, हम तो मान लिए चौड़ाई क्या हो गई x, ये सब क्या है मीटर, तो मीटर होगा स्क्वायर बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर तो बेचारा ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास क्या है एकदम सामान्य सा हमारे पास समीकरण मिल रहा है। x को मल्टीप्लाई कीजिए 2x स्क्वायर, यहाँ भी x पर 1 पावर, यहाँ भी x पर 1 पावर, x और x गुना होगा तो एक एक दो जुड़ के हो जाएगा 2x स्क्वायर। और जोड़ देखिए कहीं भी माइनस का झमेला नहीं है हमारा, यहाँ होगा प्लस x × 1x, तो 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x आ रहा है। अब ये 528 को इधर ले आइए, -528 बराबर उधर क्या बचा 0। यही समीकरण हमारा होगा उत्तर, ये हमारा क्या होगा उत्तर, क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि आप ना हमें व्यक्त करो इस स्थिति को, इस स्थिति की निम्न स्थितियों को, यानी कि जो भी नीचे का सिचुएशन दिया हुआ है उसको आप व्यक्त करो किस रूप में, द्विघात समीकरण के रूप में। तो देखिए द्विघात समीकरण, द्विघात मतलब आप तो समझ रहे हैं, द्वि मतलब दो, घात मतलब पावर दो, घात। अब x है, पहले x था, अब x और x गुना हुआ तो x पर 2 पावर हो गया, घात हो गई 2। देखिए अगर कुछ ना है ना तो भी वहाँ पे 1 है, अगर दिख रहा है कि कुछ नहीं है तो भी वहाँ पे 1 छुपा है। एक घात ना सब पे होता है, एक घात सब पे होती है। तो ये प्रश्न एक हमारा हो गया कंप्लीट। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देती हूँ कि एक आयताकार भूखंड है, एक ज़मीन का प्लॉट है, इसका क्षेत्रफल दे दिया। अब कह रहा था कि ना लंबाई बताएंगे ना चौड़ाई बताएंगे, तो सांकेतिक रूप में हमको बताया कि चौड़ाई का जो होगा ना दुगना से एक ज़्यादा होगा, तो हम लोग क्या मान लिए चौड़ाई मान लिए। अब जब चौड़ाई मान लिए तो लंबाई निकल गया दुगना से एक ज़्यादा। अब प्रश्न कह रहा था कि क्षेत्रफल 528 है, क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई ना चौड़ाई, बैठा दिए इस पर। अब ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ये जो बचा इधर ले आइए, इधर क्या करेगा रख के इधर ले आए, बन गया हमारा समीकरण। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। देखिए बच्चों हमारा अगला प्रश्न है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहले तो क्रमागत तो आप जानते हैं, एक के बाद 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है। ये सब क्या है क्रम से चल रहे। कभी आप 1 3 5 7 तो नहीं पढ़ते होंगे, कभी कहते होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये क्रम हुआ, ये क्या हो गया क्रमागत, क्रम से चलने वाली ये सभी संख्याएं क्या है क्रमागत संख्याएं। ये हमेशा क्रम से चलती है, एक के बाद 7 नहीं होता, एक के बाद 2 ही होता है, 3 ही होता है, 4 ही होता है। तो ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो आप धनात्मक में आ जाइए। धनात्मक पूर्णांक तो हमारा क्या होता है, पूर्णांक हमारा ये होता है देखिए प्लस माइनस सब 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, ये सब हमारा क्या है पूर्णांक है। अब इसमें जब हम 0 जोड़ देते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाती है, होल नंबर। ये इंटीजर में आ जाता है हमारा प्लस और माइनस दोनों। जैसे कि ये गिनती की संख्या है ना, जैसे गिनती की संख्या है, अब यहाँ पे ना 0 रख के -1 -2 -3 -4, ये सब हमारे क्या हो गए पूर्णांक हो गए। ठीक है, ये सब क्या हो गए पूर्णांक हो गए। अब देखिए तो ये शून्य आप हटा दीजिए, चाहे तो रख भी सकते हैं, नहीं रखें तो समझ में कैसे आएगा। तो आप ये समझिए कि क्रमागत में देखिए प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है। क्रमागत का मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक चलता जाएगा, गिनती नहीं रुकती है। अब धनात्मक यानी सब प्लस वाला चाहिए, सब प्लस वाला है। प्लस तो भूत की तरह छुपा रहता है, वो तो दिखता नहीं, माइनस होगा तो फट दिख जाएगा, लेकिन जब माइनस लिखे तो वहाँ प्लस लिखना जरूरी होता है। तो ये क्या होता है भूत की तरह अदृश्य है, ये अदृश्य छुपा रहता है। धनात्मक का मतलब प्लस वाला, पॉजिटिव, समझ गए। आजकल लोग पॉजिटिव ज़्यादा बुझते हैं, धनात्मक कम बुझते हैं। तो धनात्मक यानी कि प्लस वाला। तो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, अब गुणनफल को हम बाद में समझेंगे, पहले ये समझिए क्रमागत क्या हो गई क्रम से चलने वाली संख्या। जैसे कि 11 है तो इसके बाद होगा 12, अगर 15 है तो इसके बाद होगा 16। ठीक है, इस चीज़ को हम आपको समझाएंगे बाद में। अब आ गई धनात्मक, धनात्मक माने प्लस वाला, दूसरी चीज़ समझ गए। अब पूर्णांक, तो भाई पूर्णांक तो आप सब जानते हैं, 1 बटा 2 पूर्णांक नहीं है, पूर्ण संख्या। ये सब हमारी संख्या है जिसको हम गिन सकें। गिनती तो कभी नहीं करते ना कि 5.5 है, 3.5 है, 2.5 या 2 है, 7.5 है, 7.25 है, ऐसे नहीं गिनते। गिनती कैसे करते हैं 1 2 3 4 5 6 7।
ये सब हमारे हो गए पूर्णांक। समझ गए इस चीज़ को। अब प्रश्न को बनाएंगे। तो प्रश्न बोल रहा है कि गुणनफल 306 है किसका? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। एक को तो बता देता तो दूसरा का निकाल लेते, पर ये बताएगा नहीं। क्यों? किसको समीकरण के रूप में लिखने बोल रहा है, हल करने नहीं बोल रहा है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक माना कि प्रथम धनात्मक पॉजिटिव प्लस वाला चाहिए पूर्णांक। प्रथम धनात्मक पूर्णांक हो गया x। अब दूसरा वाला, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो? इस चीज को आप समझे ना, क्रमागत। क्या बोले थे हम कि 11 के बाद 12, 15 के बाद 16, 21 के बाद 22। क्यों हो रहा है ये क्यों हो रहा है? इसका मतलब एक जुड़ रहा है, देख रहे हैं? 11 में एक जुड़ रहा है, 15 में एक जुड़ रहा है, 21 में एक जुड़ रहा है, तब ना क्रम बन रहा है। यानी प्रत्येक क्रम कैसे बनता है? एक जुड़ता जाता है, एक जुड़ता जाता है, एक जुड़ता जाता है। यानी कि अगला धनात्मक पूर्णांक होगा x जोड़ 1, 1 में एक जोड़िए 2, 2 में एक जोड़िए 3, 3 में एक जोड़िए 4। मतलब कि हर बार क्या हो रहा है? एक जुड़ते जा रहा है, देख रहे हैं? तब ना क्रम बन रहा है। अगर 7 में एक न जोड़े तो 8 कैसे बने? 8 में एक न जोड़े तो 9 कैसे बने? यानी कि हर बार हम क्या जोड़ रहे हैं? एक जोड़ रहे हैं। एक नहीं जोड़ेंगे तो हमारा क्रम नहीं बनेगा। तो क्रमागत बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? एक जो संख्या हम पहले माने हैं ना, उसमें एक जोड़ लीजिए। पर इस चीज़ को आप समझे नहीं थे, या फिर जो भी आप देख रहे हैं, इस चीज़ को समझना ज़रूरी था कि क्रमागत क्या होता है। क्रमागत कैसे बनता है? एक के बाद दूसरा कब आता है? जब एक जुड़ता है। फिर 9 के बाद 10 कैसे आता है? जब एक जुड़ता है। 10 के बाद 11 कैसे आता है? जब एक जुड़ता है। तो हो गया मेरे पास एक धनात्मक संख्या x, दूसरी धनात्मक संख्या, प्रथम दूसरा, हाँ पूर्णी है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। अब आ जाइए प्रश्न, कह रहा है कि गुणनफल 306 हो गया। करिए प्रश्न से, प्रश्न बोल रहा है कि गुणा कर तो दोनों। प्रश्न से x गुना x जोड़ 1 क्या कर रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, माने गुणा करो, दोनों गुणा करो। पहला पूर्णांक दूसरा पूर्णांक दोनों क्या कर दिए? गुणा कर दिए, बराबर 306। अब देखिए x एक बार गुना होगा x में, x गुना x, ठीक है। फिर x गुना होगा 1 में, और ये देखिए यहाँ माइनस का कोई झंझट नहीं, x गुना 1 बराबर 306, ठीक है। अब यहाँ देखिए पावर इसी तरह से घात बनती है। घात जैसे देखिए x बेचारे पर एक तो पहले था, पर एक का कोई वैल्यू ये दिखा नहीं रहा, पर यही एक में जब एक मिल गया तो हो गया 2। गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, इट इज़ आवर समीकरण। यही तो हमारा समीकरण है जिसे हमें क्या करना है, यानी कि समीकरण के रूप में क्या करना था? व्यक्त करना था। हमें इसको हल नहीं करना, बस ये कह रहा है कि आप समीकरण निकाल दो, बाकी काम हम कर लेंगे। तो ये प्रश्न भी हमारा हो गया कंप्लीट। बहुत ईजी था, लेकिन समझाने में थोड़ा समय लग गया कि धनात्मक यानी कि पॉजिटिव संख्या चाहिए, प्लस होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, मतलब गिनती की संख्या होनी चाहिए, है ना। और ये प्रथम और दूसरा, तो क्रमागत निकालने के लिए हमको वो पूरा बताना पड़ा आपको कि क्रमागत कैसे निकालता है। 9 के बाद 10 कैसे आता है? जब उसमें एक जुड़ता है, यानी कि जब इसके बाद वाली संख्या होगी ठीक एक जोड़ेंगे, फिर इसके बाद वाली होगी ठीक एक जोड़ेंगे, फिर इसके बाद वाली एक जोड़ते जाएंगे। चलिए अब तीसरा बनाते हैं। देखिए बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। बता दिया कि भाई अगर रोहन 2 साल का है तो उसकी माँ है उससे 26 साल बड़ी, यानी 28। पर ये केवल आपको माइंड में रखना है कि 26 साल बड़ी है। अब देखिए उनकी आयु वर्षों में ही होगी, उसका गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद इतना होगा। कितना होगा? 360। तो भाई अभी तो पहले ये हमको लिखना है कि अभी कितनी है। चलिए इसे हल करते हैं। तो रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। पहले रोहन की आयु लिखते हैं। रोहन की वर्तमान आयु, यानी अभी कितना उम्र है?
मान लो x वर्ष, कितना मान ली, x वर्ष है। तो अब इसकी माँ की आयु कितनी होगी, उससे 26 साल बड़ी। देखिए प्रश्न बोल रहा है, तो रोहन की माँ की आयु, तो जितना रोहन की उम्र है उसमें 26 साल जोड़ दो, वर्ष, ठीक है। तो कितना बड़ा है, 26 साल। किससे बड़ा है, रोहन से, यानी कि रोहन की उम्र जितनी है ना उसमें 26 साल जोड़ देंगे तो हो जाएगी रोहन की माँ की उम्र। दो चीज हम लोग जान गए। अब देखिए और क्या बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल, मैंने आयु को गुणा करना है। कब करना है, अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि अभी से 3 साल बाद। अब देखिए 3 वर्ष बाद क्या होगा, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा, ये भी 3 साल बढ़ जाएगा, ये 3 साल बढ़ जाएगा। मैंने अगर बच्चा 2 साल का है तो 3 साल बाद हो जाएगा 5 साल, और उसकी माँ अगर 28 साल की है तो 3 साल बाद हो जाएगी 31 साल की। तो अब देखिए 3 वर्ष बाद क्या होगा, रोहन की आयु, रोहन की आयु बराबर x जोड़ 3 वर्ष, ठीक है। उसकी माँ की आयु, तो 3 साल बाद रोहन की उम्र x जोड़ 3 हो जाएगी, और उसकी माँ की उम्र क्या होगी, देखिए यहाँ उसकी छोड़ देते हैं क्या, रोहन की माँ ही लिख देते हैं, रोहन की माँ की आयु। तो इसमें क्या होगा, 3 जोड़ ये हो जाएगा x जोड़ 29 वर्ष। ये हम लोग को आ गया। देखिए हम लोग को क्या क्या मिल गया, रोहन की उम्र नहीं थी, मान लिए x, अब उसकी माँ की हो गई x जोड़ 26, ठीक। अब देखिए क्या बोल रहा था, 3 साल बाद, चलो ठीक है 3 साल बाद चल रहे, 3 साल बाद क्या होगा, रोहन की आयु 3 साल बढ़ गई, रोहन की माँ की आयु भी 3 साल बढ़ गई। अब प्रश्न बोल रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल करो, गुणा करो दोनों को। तो गुणनफल अब से 3 साल बाद, मतलब कि 3 साल बाद जितना उम्र हो रहा है ना उसका क्या करना है, गुणनफल करना। अब देखिए प्रश्न से, प्रश्न से रोहन की आयु, ये दिखा दी गुणा माँ की आयु बराबर 360। तो प्रश्न बोल रहा है कि गुणा कर दो, क्या गुणा कर दे, तो 3 साल बाद वाला गुणा करना है, ऊपर वाला गुणा नहीं करना। तो 3 साल बाद देखिए क्या होगा, तो 3 साल बाद रोहन की आयु देखिए x जोड़ 3 गुणा x जोड़ 29 बराबर 360। हमें समीकरण प्राप्त करना है, हमें हल नहीं करना, हमें समीकरण प्राप्त करना है। चलिए करिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए इस x को x से गुणा कीजिए, x गुणा x। अब ये x गुणा होगा 29 जोड़ x गुणा 29। अब ये 3 गुना होगा x से जोड़ 3 गुना x। अब ये 3 गुना होगा 29 से जोड़ 3 गुना 29 बराबर 360। अब इसको बढ़िया साफ सुथरा करके लिख देना है, एक्स स्क्वायर जोड़ 29x जोड़ 3x जोड़ 9 तिया 27 के 7 बाकी 2 3 छोड़ी 8 इज इक्वल टू 360। अब इस 360 को क्या करेंगे, हम लोग इधर ले आएंगे, उधर बचेगा 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर, अब 29x और 3x मिलके कितना हुआ, देखिए 9 3 12 32, 32x 2 3 12 के घाटे। अब ये 360 जब इसमें घट जाएगा तो देखिए क्या होगा, माइनस में हो जाएगा हमारा, 0 में से 7 जाए 3, 10 में से 7 जाए 3, 15 में से 8 जाए 7 तो ये हमारा उत्तर। तो हम लोग क्या किए, हमें कुछ नहीं पता था, बस इतना पता था कि रोहन है, रोहन की माँ 26 साल बड़ी है, तो हम लोग क्या मान लिए, रोहन की आयु मान लिए। अब रोहन की माँ की आयु निकल गई, उसमें 26 जोड़ दिए, हो गया। अब 3 साल बाद क्या कह रहा है कि तो 3 साल बाद तो लिखना तो पड़ेगा ना कि 3 साल बाद कितनी उम्र होगी, उसमें भी 3 साल बढ़ गई, इसमें भी 3 साल बढ़ गई, ठीक।
अब प्रश्न कह रहा था गुणा करो, तो गुणा जब कर दिए तो गुणा जब कर दिए तो ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण। यही तो हमें पूछा जा रहा था। ठीक है, देखिए बच्चों 4.1 का ये अंतिम प्रश्न है कि निम्न स्थितियों को तो आप जान ही चुके हैं, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। अब एक रेलगाड़ी चल रही है तो दूरी उसे कितनी तय करनी है? 480 किलोमीटर। समान चाल से वो चलती जा रही है, तय कर रही है। अब क्या करते हैं देखिए, यदि इसकी चाल इतना घटा दी जाए 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यदि घटा दिया जाए, जैसे कि अगर 50 की स्पीड में चल रहा है 42 की स्पीड में चलने लगे तो यानी कि घटा दें तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। कितनी अधिक लेती है? 3 घंटे। यानी कि जब हम 50-100 की स्पीड से कोई चलेगा ही नहीं, जैसे 40 की स्पीड से कोई चल रहा है तो अगर वो 32 की स्पीड से चलने लगे तो क्या होगा? टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। जब हम स्पीड चल रहे हैं और थोड़ा सा स्पीड घटा दें तो टाइम क्या होता है? ज़्यादा लग जाता है, तो 3 घंटे ज़्यादा ले लेता है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। कहा जा रहा है कि इस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। चाल हमको पता नहीं है, पर जो पता है वो हम लिखेंगे पहले। ठीक है, जो पता है पहले वो लिखिए। देखिए दूरी हमारे पास दी गई है, दूरी है 480 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग चाल तो जानते नहीं, चाल ज्ञात करें तो माना कि चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो हम भी मानेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में। तो माना कि चाल हमारा है x किलोमीटर प्रति घंटे और दूरी है 480 किलोमीटर। समझ गए? अब देखिए तो 1 नंबर में तो पहले हमारा कितना टाइम लग रहा है वो भी हमको नहीं बता रहा है, टाइम भी नहीं बता रहा है। तो आप ये जानते हैं कि देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि अगर हम समय निकालना चाहें तो आराम से इस चाल को क्या कर देंगे? नीचे कर देंगे। तो ये हमारा होगा समय बराबर दूरी बटे चाल। तो इस चीज़ से हम इस प्रश्न को इस प्रकार से हेल्प लेके हल करेंगे। तो जब हमारे पास दूरी दिया हुआ है, चाल हम मान लिए, तो दूरी है चाल, हम निकालेंगे समय। समय बराबर दूरी तो गलत लिखी है ना, दूरी बटे चाल। तो जब हमारे पास दूरी है 480 किलोमीटर और ये हमारे पास चाल है तो हम कैसे निकालेंगे समय को? समय बराबर दूरी बटे चाल करके। तो हमारा पहला जो टाइम लग रहा है, देखिए एक बार तो सामान्य ढंग से चल रहा है, दूसरा बार क्या हुआ? 3 घंटा अधिक ले लिया, यानी कि 2 बार टाइम हमारा डिफर हो रहा है, अलग हो रहा है। इसको मान लेंगे T1। T1 बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल, यानी 480 किलोमीटर बटे x किलोमीटर प्रति घंटे। अब ये हमारा किलोमीटर तो कटने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 480 बटे x, h हो जाएगा ऊपर। ये हमारा T1 हो गया, मैंने कि पहले इतना टाइम लग रहा था 480 बटा x, इतना टाइम पहले लग रहा था। अब की बार क्या करेंगे कि चाल कर देंगे थोड़ा सा कम। कितना कम? तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे, और जब थोड़ा सा कम कर देंगे तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, आगे क्या कह रहा है देखिए प्रश्न से। देखिए आगे चलिए, प्रश्न बोल रहा है कि अगर चाल कर दें थोड़ा सा कम तो टाइम लग जाएगा ज़्यादा। तो दूसरा जो टाइम है, ये टाइम हमारा अलग रहा है, तो T2 बराबर क्या होगा? देखिए T2 जो हम निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 480 किलोमीटर बटे x घटा 8 किलोमीटर प्रति घंटे। यानी कि देखिए पहले जो टाइम लग रहा था दूरी बटे चाल निकाल लिए, और दूसरा टाइम जो लग रहा है, जब चाल हम अंतर कर देंगे तो टाइम में भी तो अंतर हो जाएगा कि पहले इतना देर में इतना दूर चल गए, अब ये ज़्यादा टाइम लग गया है इतने ही दूर जाने में। ठीक है, तो टाइम क्या हो रहा है? जिसमें ज़्यादा लग रहा है, तो ये भी तुमको नहीं पता कि कितना लग रहा है, 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो वो हम अभी निकालेंगे। पहले ये तो ज्ञात करने कि कितना लग रहा है। तो दूसरा जो हमारा समय है
वो समय है दूरी बटे चाल, और इस बार चाल हमारा क्या हो रहा है, देखिए घट रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा 480 बटे x माइनस 8h, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, और बटे के बटे रहता है ना तो वो h यानी गुना हो जाता है, यानी भाग को भाग दे रहा है, तो ये h क्या होगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास T1 है, T2 है, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है कि पहले जितना टाइम लग रहा था ना, तो दूसरे बार क्या होगा, टाइम लग रहा है ज़्यादा, मैंने कि ये वाला है बड़ा, ये 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, समझे। ये क्या लग रहा है, 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, ये 3 घंटा कम लग रहा है। जब x चाल से चल रहा था तो T1 टाइम लगा, और जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया तो T2 टाइम लग गया। ये T2 जो है वो बड़ा है, यानी कि 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है। किससे ज़्यादा, पहले से ज़्यादा ले रहा है, समझ रहे हैं ना। यानी कि कह रहा है कि दूसरा बार जब चाल घटा के लगाया टाइम ना, दूसरे बार जब चाल घटा दी तो जितना टाइम लगा वो क्या लग रहा है, 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। किससे, तो T1 से 3 घंटे ज़्यादा लग रहा है। बात को समझ रहे हैं कि T1 से हमारा 3 घंटे। तो अब देखिए हमारा जो दूसरा समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, ज़्यादा, पहले वाले टाइम से 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, समझ रहे हैं। अब इस T1 को इधर ले आइए, यानी कि T2 माइनस T1 बराबर 3। बात को समझ रहे हैं, T2 माइनस T1 बराबर 3। अब T2 हमारा क्या है, 480 बटे x माइनस 8। T1 क्या है, 480 बटे x बराबर 3। समझ गए बात को। अब हमें इसको करना है, एलसीएम लेना है और समीकरण बनाना है। समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ी सी जगह चाहिए, तो इसके लिए हमको इधर मिटाना होगा। यानी कि चल रहा था 480 बटे x माइनस 8 माइनस 480 बटे x बराबर 3। समझ गए। अब इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, x इंटू एक्स माइनस 8, ठीक। इसका एलसीएम यही होगा और कोई उपाय नहीं है। तो अब देखिए x माइनस 8 से जब इसे भाग दिया जाएगा तो x माइनस 8 तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा x। अब ये x जाके ऊपर होगा मल्टीप्लाई 480x माइनस, अब ये x से इसको काटिएगा तो ये x माइनस 8 क्या होगा, इसमें गुणा होगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3। अब देखिए 480x माइनस, अब इसका ब्रैकेट तोड़ दीजिए, 480 इंटू एक्स, अब ये माइनस माइनस प्लस 480 गुना 8 बटे x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3। वाह, थैंक यू भोलेनाथ, लाइट आ गया। अब देखिए 480 में से 480 खत्म कहानी। अब ये 8 से गुना कीजिए 0, 8 64 के 4 बाकी 6, 8 चौक 32 6 और 30 बटे x इंटू एक्स माइनस इज इक्वल टू 3। अब ये x इंटू एक्स माइनस 8 हम उधर भेज देंगे, 3840 बराबर ये 3 क्या हो रहा है जानते हैं, पूरे में गुणा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा टर्म इधर भाग दे रहा है, और जब इधर भाग दे रहा है तो उधर जाने पर क्या होगा, गुणा होगा। x इंटू एक्स माइनस 8, 3840 बराबर 3x स्क्वायर। देखिए 3 गुना x 3x स्क्वायर, और 3 8 24, 24 गुना x, अब प्लस माइनस माइनस, अब 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब ये चीज़ क्या होगा, उधर चला जाएगा, जब उधर चला जाएगा तो प्लस बदल जाएगा माइनस में, 3840 इज इक्वल टू 0। यही हमारा उत्तर है। द्विघात समीकरण का ये चैप्टर जो 4.1 था हमारा वो पूरा हो गया। मैं फिर से आपको बताती हूँ, लाइट की कमी थी इसलिए शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा ठीक से। देखिए, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की समान दूरी समान चाल से तय करी, मतलब एक स्पीड में बेचारा चला जा रहा है। अब आगे क्या होता है कि चाल अचानक करता है कम, कितना कम, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम। जब 8 किलोमीटर कम कर दिया तो कोई भी चीज़ का जब हम स्पीड कम कर देंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा लगेगा। अब दूरी तो उतनी ही चलनी है भाई, दूरी तो उतनी ही चलनी है ना। तो अब देखिए आगे क्या करना है, 3 घंटे अधिक लेगी तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो लो भाई, अब समीकरण बना दिए, अब चाल ज्ञात करो। ऊपर में तो कहा गया था कि समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, हल नहीं करना है, तो हल हम क्यों करें, हम समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिए। तो हम क्या किए,
जो पहले दिया था वो लिख लीजिए। देखिए हम एक चीज़ यहाँ पे लिखें, जैसे हम भूल गए कि दिया है, जो हमारे पास दिया रहे ना वो हमें क्या होना चाहिए, पहले हमें लिखना चाहिए। तो हम पहले लिख लिए कि हमारे पास क्या दिया है। तो हमारे पास दिया था कि दूरी 480 किलोमीटर। चाल भाई पता नहीं, तो माना कि चाल, तो चाल माना कि चाल बराबर x, मिटा दिए ना, अभी ज़रूरत थी तो मिटाना पड़ा। तो समय बराबर होता है, देखिए दूरी बटे चाल, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो चाल उठ के आ गया इधर, समय को कर दिया ऊपर। तो अब हम निकाले थे यहाँ T1 और T2, ठीक है। तो T1 निकाले थे 480 बटे एक्स, T1 हम क्या निकाले थे 480 बटे एक्स, मुझे मिटाना पड़ा था। और T2 हमारे पास लिखा हुआ है, तो T2 हमारे पास लिखा हुआ है ये किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो T1 भी हमारा लिखा था, मुझे मिटाना पड़ा क्योंकि मुझे ये पूरा कैलकुलेशन करना था, तो ये मैंने मिटा दिया था, सॉरी। अब देखिए T2 हमारा ये हो गया, किलोमीटर तो कैंसिल हो गया, बेचारा h बच गया। तो अब देखिए एक चीज़ नोट करने वाली बात है कि पहले वाला जो टाइम था ना, पहले वाला जो टाइम था उसमें 3 घंटा लग रहा है बेसी, कब दूसरा वाला टाइम में। तो T1 में जोड़ दिए 3 कि भाई 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है, पहले का टाइम ठीक था, अब 3 घंटा ज़्यादा लग गया, तब ने T2 बन गया, बेसी बन गया। अब हो गया T2 घटा T1 बराबर 3। अब T2 हमारा मेरे पास यहाँ है, या T1 हमारे पास ऊपर लिखा हुआ था 480 घटा x, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अब ये यहाँ पे हम कैलकुलेशन के लघुत्तम लिए, बन गया समीकरण, यही हमारा हो गया उत्तर। चलिए ये हमारा हो गया उत्तर। अब देखते हैं और कोई प्रश्न है क्या, नहीं है प्रश्न, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ाइए। धन्यवाद।